उस आत्मा ने अपनी ही इच्छा से अपने अस्तित्व के केंद्र को विस्फोट कर दिया था। यह ऐसा ज्ञान था जिसका जिक्र केवल निषिद्ध दंत कथाओं में मिलता था। लोग जानते थे कि आत्माएं शरीर से अलग की जा सकती हैं। वे धीरे धीरे कमजोर होकर नष्ट भी हो सकती हैं। लेकिन किसी आत्मा का अपनी मर्जी से खुद को एक हथियार में बदल देना, ऐसी घटना के बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। दो ऐसी भयावह घटनाएं जो असंभव मानी जाती थीं, एक ही जगह पर और एक ही पल में घट चुकी थीं। मुख्य अन्वेषक के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी रिपोर्ट पर पिघला हुआ लाल मोम टपकाया और उस पर शाही मुहर जोर से दबा दी। मुहर पर साफ लिखा था, केवल राजमहल के लिए। रिपोर्ट सील करने के बाद उसने एक बार फिर उस विशाल गड्ढे की ओर नजर उठाई। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले उसे देखता रहा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक ऐसा डर भी जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार उसने धीमी कांपती आवाज में वही सवाल पूछा जो कुछ ही घंटों में पूरे साम्राज्य की जुबान पर होने वाला था। आखिर यहां हुआ क्या था? उस रिपोर्ट को साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों ने पढ़ा, लेकिन उनमें भी मार्शल मौजूद नहीं था। और वहां एक ऐसी महिला भी थी जिसने रिपोर्ट पढ़ते ही अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह उस अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही हो जो लाख कोशिशों के बाद भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखी हर एक पंक्ति साम्राज्य की नींव तक हिला देने के लिए काफी थी। भोर होने से पहले राजधानी के सबसे ऊंचे सिग्नल टावर पर अचानक रोशनी की रहस्यमयी चमक दिखाई दी। वह साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि गुप्त संकेतों की एक विशेष श्रृंखला थी जिसे केवल शाही संदेशवाहक ही समझ सकते थे। पहाड़ी पर बने अगले टावर ने उन संकेतों को तुरंत पकड़ लिया और बिना एक पल गंवाए आगे भेज दिया। फिर उसके बाद वाला टावर, फिर अगला, और फिर उसके बाद अगला। कुछ ही घंटों में वे गुप्त संकेत पूरे साम्राज्य में फैल चुके थे। यही था साम्राज्य का सबसे गोपनीय संचार तंत्र, ब्लैक प्रायोरिटी संदेश। ऐसे संदेश जो दिन और रात के भीतर टावर से टावर तक पहुंचते हुए साम्राज्य की सबसे दूर स्थित सीमा चौकियों तक पहुंच जाते थे। उसी समय राजधानी के पूर्वी द्वार से एक काली बग्घी चुपचाप बाहर निकली। उस पर कोई झंडा नहीं था, कोई शाही निशान नहीं था, बस काले रंग की साधारण बग्घी जिसे ऐसे शाही घोड़े खींच रहे थे जो मानो थकना जानते ही नहीं थे। बग्घी के भीतर सिर्फ एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में काले रंग की शाही मुहर से सील किया हुआ एक पत्र था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसे केवल अपना आदेश पूरा करना था और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, प्रकाश नगरी, सिटी ऑफ लाइट की सीमा पर स्थित किला। उस रात कैरियस पूर्वी किले की ऊंची दीवार पर अकेला खड़ा था। उसके पैरों के नीचे विशाल किला पूरी मजबूती से खड़ा था, जबकि दूर क्षितिज तक फैला घना जंगल अंधेरे के एक शांत समंदर की तरह दिखाई दे रहा था। वह उसे लगातार घूरता रहा, लेकिन उसकी नजरें जंगल पर थीं और उसका मन कहीं बहुत दूर भटक चुका था। अनचाहे ही उसके दिमाग ने उस यादों की दराज को खोल दिया जिसे वह बरसों से बंद रखने की कोशिश करता आया था। रैवियन, वही जवान सैनिक जिसे वह रहस्यमयी जंगल अपने भीतर निगल गया था। वही रिपोर्ट जिसे कैरियस ने अपने हाथों से दोबारा लिखा था, उससे पहले कि उसे अधिकारियों के पास भेजा जाए। उसने कई सवाल जानबूझकर उन पंक्तियों के बीच दफना दिए थे और रिपोर्टों को भी ऐसे क्रम में सजाया था जिसका असली मतलब उसके अलावा कोई कभी समझ ही नहीं सकता था। उसने खुद से कहा, इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं है। जंगल एक दिशा में है और राजधानी दूसरी दिशा में। और वह लड़का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि। वह अचानक चुप हो गया। उसने अपना वाक्य पूरा ही नहीं किया, क्योंकि कभी कभी अधूरी सोच इंसान को सच का सामना करने से बचा लेती है। लेकिन उसके विश्वास के भीतर शक का एक छोटा सा बर्फ जैसा ठंडा टुकड़ा अब भी चुभा हुआ था, जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, रैवियन, तुम आखिर गए कहां मेरे बेटे?
कैरियस अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। वह पहले ही अपने बेटे एरियल को एक बार खो चुका था। क्या अब यह दुनिया उसे इस लड़के को भी छीन लेना चाहती है? उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक लौट आई और उसने मन ही मन एक ऐसी कसम खाई जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। नहीं, इस बार ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोने दूंगा। ये बहुत बड़ी घटनाओं की शुरुआत अक्सर इतनी छोटी होती है कि लोग उन्हें समय रहते पहचान ही नहीं पाते। कैरियस ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी खामोशी ही इंसान का सबसे समझदारी भरा जवाब होती है। कुछ पल बाद हार्ट ने शांत स्वर में कहा, खैर, राजधानी ने तुम्हें तलब किया है। वह अपनी कुर्सी से उठा और बिना किसी जल्दबाजी के अपने कोट के बटन एक एक करके बंद करने लगा, मानो उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने कैरियस की ओर देखते हुए कहा, आधिकारिक तौर पर तुम एक सीमा कंपनी के कमांडर हो, जो उस भगोड़े के बारे में बयान देने राजधानी जा रहा है जिसने तुम्हारे क्षेत्र से होकर सीमा पार की थी। यही कहानी तुम्हारे किले के सैनिक सुनेंगे। यही तुम्हारे बटालियन कमांडर को बताई जाएगी और यही जवाब हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो तुमसे सवाल करेगा। वह दरवाजे तक पहुंचा, हाथ कुंडी पर रखा, फिर आधा मुड़कर कैरियस की ओर देखा। उसकी आवाज अब पहले से भी धीमी थी। लेकिन तुम्हारी दूसरी पहचान, उसका जिक्र किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में कभी नहीं मिलेगा। हार्ट ने अपनी जेब से वह छोटा सा धूसर पत्थर निकाला और उसे फिर से कोट के भीतर रख लिया। पत्थर से निकल रही हल्की धड़कन उसी पल गायब हो गई। कमरे को घेरे हुए रहस्यमयी सन्नाटा भी टूट गया। अगले ही पल बाहर के किले की सारी आवाजें फिर से अंदर गूंज उठीं। लोहारों के हथौड़ों की ठक-ठक, सैनिकों के आदेश, घोड़ों की टापें और उन लोगों की सामान्य जिंदगी जिन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके चारों ओर कितने बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। हार्ट ने दरवाजा पूरी तरह खोलते हुए कहा, सुबह पहली किरण के साथ हम रवाना होंगे। वह एक बार फिर रुका, धीरे से पीछे मुड़ा और कैरियस की आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जो उसके होंठों तक तो पहुंची, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नहीं उतरी। फिर उसने कहा, तुम जानते हो, जब तुम्हें यह पद दिया गया था तब चाहो तो तुम इसे ठुकरा भी सकते थे। कुछ क्षण की खामोशी और फिर उसने वह नाम लिया जिसे सुनते ही कमरे की हवा जैसे भारी हो गई। एजेंट कैरियस। दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ कैरियस दिमित्री अकेला रह गया था। उसके साथ थी एक टिमटिमाती मोमबत्ती, रिपोर्टों का ऊंचा ढेर और बाहर गूंजता उस किले का शोर, जो यह समझता था कि वह अपने कमांडर को अच्छी तरह जानता है। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा गहरा था। मेज पर राशन की सूचियों और शहीद सैनिकों की सूची के बीच एक काले रंग की शाही मुहर से सील किया हुआ पत्र रखा था। उस पर कोई निशान नहीं था, कोई नाम नहीं, बस एक रहस्य जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खोले और उसके भीतर छिपा सच पूरी दुनिया के सामने आ जाए। सबसे पहले उसके शरीर की हर हड्डी बनने लगी, एक एक करके, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नए सिरे से गढ़ रही हो। लेकिन यह साधारण हड्डियां नहीं थीं। उनकी सतह पर धूसर रंग के रहस्यमयी ऋण और प्राचीन प्रतीक चमक रहे थे, ऐसे चिन्ह जिन्हें शायद इस दुनिया का कोई भी इंसान पढ़ नहीं सकता था। फिर मांसपेशियां बननी शुरू हुईं। एक एक रेशा बेहद सटीकता के साथ एक दूसरे से जुड़ता चला गया। हर मांसपेशी का उद्देश्य अलग था, कुछ अपार शक्ति के लिए, कुछ बिजली जैसी गति के लिए, कुछ लचीलेपन के लिए, कुछ पूर्ण नियंत्रण के लिए और कुछ विस्फोटक ताकत के लिए। यह दिखावे के लिए बना शरीर नहीं था जो केवल आईने में अच्छा दिखाई दे। यह ऐसा शरीर था जिसकी हर मांसपेशी का एक ही उद्देश्य था, युद्ध में पूर्णता। इसके बाद जोड़ों को जोड़ने वाले टेंडन और मजबूत लिगामेंट बनने लगे। वे ऐसे जुड़े मानो विशाल पुल हों, जो जमीन से उठने वाली हर शक्ति को बिना जरा भी कम हुए सीधे मुट्ठी तक पहुंचा सकते हों। फिर सबसे अद्भुत चरण शुरू हुआ, पूर्ण सामंजस्य।
तंत्रिकाएं, रक्तवाहिकाएं, आंतरिक अंग, मांसपेशियां और हड्डियां, सब कुछ इस तरह व्यवस्थित होने लगा मानो वे किसी दिव्य वाद्य यंत्र के अलग अलग तार हों, और हर तार एक ही सुर पर पूरी तरह ट्यून किया गया हो। कहीं कोई गलती नहीं, कोई असंतुलन नहीं, कोई हिस्सा दूसरे के रास्ते में नहीं। शरीर का हर अंग दूसरे अंग के साथ पूर्ण तालमेल में काम करने के लिए बनाया गया था। अंत में त्वचा और ऊतकों की अंतिम परत पूरे शरीर को ढक गई। अब उसके सामने मानव शरीर अपनी सबसे स्वस्थ, सबसे संतुलित और सबसे परिपूर्ण अवस्था में खड़ा था। मानव, लेकिन शून्य की शक्ति से जन्मा मानव। यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसा दिखाई देता था। न कोई असामान्य विशाल शरीर, न कोई बनावटी सुंदरता, न लोहे जैसी चमड़ी, और न ही किसी राक्षस जैसी विकृत आकृति। वह पूरी तरह एक इंसान ही था। लेकिन अगर पूरी मानव जाति ने कभी उसे अपनी आंखों से देखा होता, तो शायद उन्हें पहली बार एहसास होता कि अब तक वे जिस इंसानी शरीर को पूर्ण समझते आए थे, वह तो केवल एक अधूरा प्रारूप था, और उनके सामने खड़ा यह शरीर